बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की रिंग में एक आदमी रोज सफेद शर्ट और सफेद पैंट पहनकर आता है। दलाल स्ट्रीट वाले उसको नाम से कम उसकी ड्रेस से ज्यादा जानते हैं, मिस्टर वाइट एंड वाइट। और ये आदमी पिछले कई महीनों से रोज पैसा हार रहा है। वजह यह है कि उसने मार्केट के सबसे ताकतवर आदमी के खिलाफ दांव लगाया। हर्षद मेहता की बात कर रहे हैं, वो ब्रोकर जिसे अखबार बिग बुल कहते हैं और जिस शेयर को छू दे वो आसमान चढ़ता है। एसीसी सीमेंट का शेयर 300 रुपए से उठकर 10,000 रुपए पहुंच गया। पूरा देश उसे खरीद रहा है और ये सफेद कपड़ों वाला आदमी इसको बेच रहा है। वो शेयर भी जो उसके पास है नहीं। शॉर्ट सेलिंग इसको हम कहते हैं, उधार के शेयर बेचना इस उम्मीद में कि दाम गिरेगा और आप सस्ते में वापस खरीद कर मुनाफा कमा लेंगे। शॉर्ट पोजीशंस यही होती हैं कि आप बेचते पहले खरीदते बाद में है, एक उल्टी प्रक्रिया है। लेकिन दाम गिरा नहीं, हर्षद खरीदता जा रहा है, दाम चढ़ता जा रहा है और इस आदमी का नुकसान, मिस्टर वाइट एंड वाइट का, हर दिन नुकसान गहरा होता जा रहा है। अब मार्केट में दो ही रिजल्ट्स हो सकते हैं, या तो हर्षद टूटेगा या ये आदमी बर्बाद हो जाएगा। सालों बाद इस आदमी का एक सेंटेंस दलाल स्ट्रीट में लोक कथा बनता है कि अगर हर्षद 7 दिन और अपनी पोजीशन होल्ड कर लेता तो मुझे कटोरा लेकर रोड पर उतरना पड़ता। हर्षद होल्ड नहीं कर पाया क्योंकि 23 अप्रैल 1992 को टाइम्स ऑफ इंडिया में एक जर्नलिस्ट सुचेता दलाल की रिपोर्ट छपी। हर्षद मेहता बैंकों का पैसा घुमाकर मार्केट चढ़ा रहा था। रिपोर्ट पब्लिश हुई, भरोसा टूट गया, मार्केट ढह गया और वो आदमी जो 7 दिन पहले भिखारी बनने के कगार पर खड़ा था, हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों की कतार में खड़ा हो गया। इस आदमी का नाम था राधा किशन दमानी। आज आप इस नाम को शायद स्टॉक मार्केट से नहीं, एक दुकान से जानते होंगे, डी-मार्ट। आज देश में डी-मार्ट के 500 स्टोर्स हैं और इन्हें खड़े करने वाला आदमी फोर्ब्स की लिस्ट में भारत के सबसे अमीर लोगों में गिना जाता है। मुंबई के मालाबार हिल पर उनका करीब 1000 करोड़ रुपए का बंगला है। भारत की सबसे महंगी रिहायशी डील्स में से एक था जब इसे खरीदा गया। इस आदमी के बारे में 3 बातें गिनाई जाती हैं। पहली, इस आदमी ने अपनी जिंदगी का हर बड़ा पैसा एक ही उसूल से कमाया कि महंगी चीज मत खरीदो, चाहे शेयर हो, जमीन हो या टूथपेस्ट। दूसरी चीज जो बताई जाती है कि राकेश झुनझुनवाला जो स्टॉक मार्केट दिग्गज कितनों के गुरु थे, इस आदमी को अपना गुरु मानते थे। और तीसरी बात, ये व्यक्ति आज तक टेलीविजन पर नहीं आया, कोई स्पीच नहीं दिया, इंटरनेट पर गिनती की तस्वीरें आपको मिलेंगी। तो सवाल यह है कि एक ऐसा लड़का जो मुंबई के एक कमरे वाले घर में पला हो, कॉलेज से ड्रॉप आउट हुआ हो और बॉल बेरिंग बेचता रहा हो कभी, वो हर्षद मेहता के सामने खड़े होने की हिम्मत कहां से लाया? शेयर बाजार का सबसे कामयाब खिलाड़ी अचानक सब कुछ छोड़कर दाल चावल साबुन क्यों बेचने लगा? जिस मॉडल को पूरी दुनिया के रिटेल एक्सपर्ट बेवकूफ़ी कहते थे, वो हिंदुस्तान की सबसे मुनाफे वाली दुकान कैसे बन गया? और अब जब लड़ाई 10 मिनट की डिलीवरी से हो रही है, क्विक डिलीवरी, क्विक कॉमर्स, तो क्या धीमे चलने वाला ये आदमी पहली बार हार रहा है? नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं अलिफ लैला। आज कहानी डी-मार्ट की। कहानी शुरू होती है एक मारवाड़ी परिवार से जो रोजगार की तलाश में मुंबई आया था। घर के नाम पर एक कमरे का अपार्टमेंट इनके पास था और उसी में पूरा परिवार रहता था। पिता शिव किशन दमानी दलाल स्ट्रीट पर काम करते थे। राधा किशन ने मुंबई यूनिवर्सिटी में कॉमर्स की पढ़ाई शुरू की, लेकिन 1 साल बाद कॉलेज छोड़ दिया। डिग्री नहीं कर पाए, बॉल बेरिंग का धंधा शुरू किया। मशीन्स पे लगने वाले जो छोटे छोटे वो गोल पुर्जे होते हैं। अब इस धंधे में कोई ग्लैमर नहीं था और बहुत पैसा भी नहीं था। फिर पिता चले गए और करीब 32 साल की उम्र में राधा किशन दमानी पहली बार खुद दलाल स्ट्रीट गए। पहले अपने भाई को ज्वाइन किया जो ब्रोकिंग का काम करते थे, और ये 1980s के बिल्कुल आखिर की बात है। उस पीरियड के हिसाब से देखें तो बहुत देर से मार्केट में आए थे। मार्केट में जो ज़्यादातर नए प्लेयर्स थे 18 से 20 की उम्र के होते थे और उस जमाने से वो रिंग में अनुभव पाते थे। दमानी के पास ना तो कोई एक्सपीरियंस था, ना कोई गॉडफादर था, और इस फील्ड में उतरने के हिसाब से वो लेट भी हो चुके थे, कम से कम 10-12 साल। लेकिन उनके पास एक चीज़ थी, सुनने की आदत। उस दौर में मार्केट के सबसे खतरनाक खिलाड़ी थे मनु मानिक, और ये मानिक एक बेर थे, यानी ऐसा खिलाड़ी जो शेयर गिरने पर पैसा कमाता है।
रिंग में लोग उन्हें कोबरा कहते थे। दमानी ने मानिक के तौर तरीके देखे कि कौन सा ऑपरेटर कैसे शेयर को चढ़ाता है, किसे बेचता है, और ये जो पूरा गेम है कहाँ टूटता है, और ये दमानी की असली यूनिवर्सिटी बनी। इसी दौर में 1987-88 के आसपास उनकी मुलाकात फिर एक नौजवान से हुई जो अभी अभी मार्केट में आया था, राकेश झुनझुनवाला। इन दोनों की, दमानी और राकेश झुनझुनवाला की दोस्ती जिंदगी भर चली और आगे चलकर झुनझुनवाला ने खुद कई बार कहा कि दमानी उनके गुरु थे। राधा किशन दमानी ने मार्केट में पहली बार पहचान बनाई हर्षद मेहता से पंगा लेकर। 1992 की बात है। हर्षद मेहता का खेल आप जानते होंगे अगर आपने स्कैम देखी है, नहीं तो हम आपको बता देते हैं। बैंक्स के बीच शॉर्ट टर्म उधारी का एक सिस्टम होता था जिसमें ब्रोकर वही काम करते थे जो उनका काम था, बिचौलिए का। अब हर्षद ने सिस्टम में एक लूपहोल को खोज लिया, तो बैंक का पैसा जो सरकारी सिक्योरिटीज में जाना चाहिए था वो घूमकर शेयर बाजार में चला जा रहा था, और उस पैसे से हर्षद चुनिंदा शेयर्स को खरीद भी रहा था। एसीसी, अपोलो टायर्स और ऐसे कई और शेयर्स थे जो रातों रात रॉकेट बन गए। उनकी कीमत बढ़ने लगी क्योंकि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। और उसी ज़माने में दलाल स्ट्रीट पर एक नई थ्योरी फ्लोट कर दी गई जिसका नाम था रिप्लेसमेंट कॉस्ट थ्योरी। यानी कंपनी का दाम इस हिसाब से लगाओ कि अगर आज वैसी एक नई कंपनी खड़ी करनी पड़े तो उसमें कितना पैसा लगेगा। अब सुनने में स्मार्ट लगती है, लेकिन असल में ये जो इन्फ्लेटेड दाम थे शेयर्स के, उनको जस्टिफाई करने का एक बहाना था। लॉजिक साउंड नहीं था, चाहे सुनने में बेहतर लगता हो। दमानी और उनके जैसे जो पुराने बेयर्स थे, उनको ये कॉस्ट समझ में नहीं आ रहा था शेयर का कि यार ये इतना महंगा कैसे हो रहा है। देबाशीष बासु और सुचेता दलाल अपनी किताब द स्कैम में लिखते हैं कि दमानी सॉफ्ट स्पोकन थे लेकिन बहुत शार्प दिमाग के खिलाड़ी थे जो सेंटिमेंट वाली ट्रेडिंग और रिसर्च वाली इन्वेस्टिंग दोनों में एक्सपर्ट थे। उनका एक बड़ा सिंपल हिसाब था कि कंपनी की कमाई इतनी है ही नहीं जितना दाम चल रहा है, तो इसे नीचे आना है, मार्केट करेक्ट होगा। लेकिन मार्केट में सिर्फ सही होने से काम नहीं होता, आपको सही वक्त पर सही होना पड़ता है। हर्षद के पास बैंक्स का लगभग अनलिमिटेड पैसा था, वो सरकारी बैंक्स थे। अब दमानी जितना बेच रहे थे, हर्षद उतना खरीद रहे थे। हर सेटलमेंट पर दमानी का घाटा बढ़ता जाता था और पोकर की तरह हो गया था जिसमें सामने वाले की पॉकेट का अंदाजा लग नहीं रहा था कि यार सामने इसके पास पैसा कितना कितना पेशेंस है। और आइडिया इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि हर्षद मेहता की जेब उसकी अपनी थी ही नहीं, वो तो बैंक से पैसा मार रहा था। और फिर सुचेता दलाल की वो रिपोर्ट आती है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के हेरफेर से शुरू हुई कहानी परत दर परत खुलती जाती है। ये तब हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सिक्योरिटी स्कैम था। अलग अलग एस्टिमेट्स के मुताबिक इसका साइज 30,000 करोड़ तक बताया गया था। ऑब्वियसली मार्केट भर भरा कर गिर गया। जो शेयर हर्षद ने आसमान पर चढ़ाए थे वो जमीन पर आ गिरे और शॉर्ट सेलर्स की पोजीशन जो महीनों से ब्लीड कर रही थी अचानक सोना उगलने लगी। अब आप सोचेंगे कि इतनी बड़ी जीत के बाद आदमी क्या करता है, और बड़े दांव लगाता है। लेकिन दमानी ने कुछ और किया। उन्होंने अपना पैसा उन कंपनीज में लगाना शुरू किया जो उस वक्त किसी को एक्साइटिंग नहीं लगती थी, और फिर अपने करियर के सबसे ऊंचे मुकाम पर उन्होंने वो फैसला किया जिससे दलाल स्ट्रीट हिल गई। क्या किया? मार्केट छोड़ दिया, और पूरी तरह छोड़ा। अब दमानी ने मार्केट क्यों छोड़ा, इसका जवाब एक दूसरे सवाल में था जो दमानी खुद से पूछते थे, और उस सवाल का कनेक्शन था नवी मुंबई की एक छोटी सी किराने की दुकान से। यस, नवी मुंबई का नेरुल है, आप अगर कभी जाएंगे तो वहां से वो ट्रेन निकलती है छोटी वाली। साल 1999 का था। अपना बाजार नाम के कोऑपरेटिव स्टोर की 5,000 स्क्वायर फीट की फ्रेंचाइजी में एक आदमी घूमता है, शेल्फ्स देख रहा है, बिलिंग देख रहा है, कस्टमर्स को देख रहा है, और ये वही आदमी है जिसने 7 साल पहले हर्षद मेहता को रिंग में पटका था। दलाल स्ट्रीट का सबसे तेज दिमाग आज दाल और साबुन के डिब्बों के बीच खड़ा था, राधा कृष्ण दमानी। इनके साथ है दामोदर मॉल। कौन? हिंदुस्तान यूनिलीवर के एक ब्रांड मैनेजर जो आगे चलकर रिलायंस रिटेल के ग्रोसरी बिजनेस के सीईओ हुए, और दोनों ने मिलकर ये फ्रेंचाइजी खरीदी थी एक्सपेरिमेंट के तौर पर। सवाल यह है कि दमानी यहां तक पहुंचे कैसे? जब आप उनके अपने शब्दों में मिलता है। इकोनॉमिक टाइम्स को दिए अपने एक बहुत रेयर इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जिंदगी में जो कुछ सीखा इन्वेस्टिंग से सीखा। मुझे कंज्यूमर बिजनेस पसंद थे और उन्हीं के शेयर में खरीदता भी था, तो उसी सेक्टर में कुछ शुरू करने का मन हमेशा से था कि अभी शेयर वाला काम बहुत कर लिया, अब खुद इस बिजनेस में उतरते हैं। और दमानी के लिए दुकान कोई नया शौक भी नहीं था, ये उनकी इन्वेस्टिंग का ही अगला कदम था। सालों तक उन्होंने वही कंपनीज खरीदी थी जिनके प्रोडक्ट्स रोज बिकते थे।
एफएमसीजी। 1995 में जब एचडीएफसी बैंक शेयर बाजार में लिस्ट हुआ तो दमानी उसके सबसे बड़े इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स में से एक बताए गए। अब दलाल स्ट्रीट पर एक किस्सा बड़ा मशहूर है। किसी ने उनसे पूछा कि यार इतने महंगे वैल्यूएशन पर एचडीएफसी क्यों लिया, सस्ते शेयर्स भी थे। तो दमानी ने जवाब दिया था कि पेडर रोड पर धारावी के रेट में घर नहीं मिलेगा। पेडर रोड मुंबई का एक महंगा इलाका है और धारावी वहाँ झुग्गी है। मतलब वो कहना ये चाह रहे थे कि अच्छी चीज़ का सही दाम देना पड़ता है, वो ज़्यादा होता है, लेकिन उसको वाजिब भी होना चाहिए। यही आदमी 1999 और 2000 के दौर में मार्केट से बाहर बैठा था। उस वक्त बाजार में एक नया हर्षद मेहता पैदा हुआ था, केतन पारेख। इसने टेक्नोलॉजी और मीडिया के चुनिंदा शेयर्स को आसमान पर चढ़ाया था और उसके पसंदीदा शेयर्स को तो नाम मिल गया था, K10 बोलते थे लोग मार्केट में। देबाशीष बासु और सुचेता दलाल द स्कैम में लिखते हैं कि HFCL और ग्लोबल टेली जैसे शेयरों को एक साल में 4 डिजिट्स में पहुंचते देख दमानी जैसे बेयस बहुत हैरान थे। और हैरान थे इसका मतलब क्या था, वो मौके की ताक में भी थे। किताब के मुताबिक दमानी उस तेजी के दौरान साल भर से ज्यादा मार्केट से बाहर रहे और 2001 की शुरुआत में उन्होंने एक शॉर्ट पोजीशन बनानी शुरू की। फिर क्या हुआ, 1992 की वही स्क्रिप्ट दोहराई गई। फरवरी मार्च 2001 में K10 शेयर्स जो कहलाते थे ढह गए। केतन पारेख का खेल भी खत्म हुआ और दमानी ने एक ही करियर में दूसरी बार वही ट्रेड जीता जो ज्यादातर लोग एक बार भी नहीं जीत पाते हैं, स्पेशली इस तरह के बुल्स के सामने। इस जीत के पीछे हालांकि एक दूसरी कहानी चली थी। 2017 में छपी रीडिफ की रिपोर्ट के मुताबिक दमानी साल 2000 से ही स्टॉक मार्केट से कुछ दूरी बनाने लगे थे और नवी मुंबई में वो सस्ती जमीन भी खरीद रहे थे। दमानी ने अगले 6 साल के लिए स्टॉक मार्केट को छोड़ा और अपने पहले वेंचर अपना बाजार से वो कन्विंस हुए नहीं थे। तो 2002 में उन्होंने मुंबई के पवे में अपना पहला स्टोर खोला और इसका नाम रखा डी मार्ट। ये वो दौर था जब रिटेल फ्रेंचाइजी का बिजनेस थोड़ा सा स्पीड पकड़ रहा था। 2001 में किशोर बियानी बिग बाजार लॉन्च कर चुके थे, धूम मचा रहे थे। आगे चलकर मुकेश अंबानी रिलायंस फ्रेश लेकर आए, बिरला उतरे मोर को लेके और सब स्केल अप करना चाहते थे, पूरे मुल्क पर राज करना चाहते थे, सबसे तेज होना चाहते थे। और इस भगदड़ में दमानी की रफ्तार को आप देखिए। पहले 9 साल में यानी कि 2010 तक डी मार्ट के कुल 25 स्टोर खुले, जबकि इसी दौरान बिग बाजार, रिलायंस फ्रेश और मोर जैसी चेन्स देश भर में तेजी से फैल रही थी। रिटेल इंडस्ट्री दमानी को धीमा और पुराने ख्याल का मानने लगी थी, लेकिन दमानी का एक अपना सिस्टम था, अपना एक लॉजिक था। दमानी और दामोदर मॉल शुरुआती दिनों में सैम वॉल्टन पर लिखी किताबें पढ़ते थे। सैम वॉल्टन कौन है? वॉलमार्ट के फाउंडर, जिन्होंने सस्ते दाम के दम पर दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी खड़ी की थी, वॉलमार्ट। इसी से इंस्पिरेशन लेकर दमानी ने रिसर्च शुरू की। वो थोक मार्केट जाकर व्यापारियों से घंटों बात करते और उस हिसाब से फैसला लेते कि क्या बेचना चाहिए और क्या नहीं बेचना चाहिए, मार्जिन अपने को एग्जैक्टली कहां मिलेगा। इकोनॉमिक टाइम्स के एक इंटरव्यू में दमानी ने कहा था कि करीब 25 चीजें हैं जो हम अलग तरीके से करते हैं, लगातार करते हैं। उन्होंने कभी पूरी लिस्ट बताई नहीं, लेकिन कुछ चीजें जिन्हें मार्केट के एक्सपर्ट्स ने ऑब्जर्व किया उस आधार पर बता सकते हैं। पहली चीज, डी मार्ट दुकान किराए पर नहीं लेता है, कम से कम शुरुआत में तो नहीं ही लेता था, खरीदता था। अब रिटेल की दुनिया में जब ये सुना गया कि ये लोग दुकानें खरीद रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, तो लोगों को लगा कि यार ये बेवकूफ़ी है। सारा पैसा अगर आप जमीन में और सिविल कंस्ट्रक्शन में फंसाओगे तो स्टोर खोलने के लिए क्या बचेगा। लेकिन दमानी जमीन को भी ट्रेडर की नजर से देख रहे थे। सस्ते इलाके में शहर बसने से पहले जमीन खरीद लो। रिटेल कंसल्टेंट्स का हिसाब है कि मॉल का किराया और मेंटेनेंस मिलाकर एक रिटेलर की कमाई का करीब 7% चला जाता है, साफ हो जाता है प्रॉफिट में से। और किराया ये जो 7% खा रहा है, 5% हर साल बढ़ता भी है। ईवे बिजनेस स्कूल के रिसर्चर राखी ठाकुर अपनी केस स्टडी डी मार्ट डिसरप्टिंग फूड रिटेलिंग में बताती हैं कि जहां बियाने के फ्यूचर ग्रुप का जो कुल खर्च था उसका करीब 8% किराए में जाता था, वहीं डी मार्ट का उस जमाने में सिर्फ 0.2%। दूसरी चीज, सप्लायर को टाइम से पैसा। एफएमसीजी इंडस्ट्री जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं, वहां पे रिटेलर आमतौर पे 12 से 21 दिन में सप्लायर का पेमेंट करते थे तब, लेकिन बड़े रिटेलर्स महीनों तक भी लटका लेते थे। डी मार्ट लेकिन इन सबसे अलग था, वो 11th डे पेमेंट करते थे और नतीजा ये हुआ कि सप्लायर डी मार्ट को प्रायोरिटी देने लगे, पहले माल भेजते थे और दाम भी उनको सस्ता मिलता था क्योंकि उनको पैसा फंसने का डर नहीं था। डाबर इंडिया के सेल्स डायरेक्टर जॉर्ज एंजेलो ने इकोनॉमिक टाइम्स से कहा था कि ये लोग सस्ता खरीदते हैं और सस्ता बेचते हैं, इसलिए सक्सेसफुल है।
इसका लेकिन उल्टा उदाहरण भी उसी दौर में मौजूद था। सुभिक्षा नाम की एक चेन थी, एक रिटेल डिस्काउंट चेन थी जो कर्ज और सप्लायर के उधार पर बहुत स्पीड से फैली थी और फिर अचानक ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर गई थी। डीमार्ट के काम करने का तीसरा तरीका क्या था? दुकान के अंदर का गणित। बाकी स्टोर्स की तरह डीमार्ट में आपको झाड़ फानूस नहीं दिखेंगे, कोई फैंसी डेकोर नहीं मिलेगा, महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं मिलेंगे, ज्वेलरी काउंटर नहीं मिलेगा। गोदाम जैसा स्टोर होगा, या कम से कम आप कह लीजिए कि एक थोक बाजार जैसा स्टोर होगा जिसमें वो चीजें होंगी जो हर घर हर महीने खरीदता है, और हर ब्रांड की भी सारी वैरायटी नहीं होगी, वो लिमिटेड ब्रांड्स होंगे जिनको लोग वैसे भी टारगेट करते हैं। इसका फायदा ये थी कि जो चीज रखी है वो स्पीड से उठेगी, माल जल्दी बिकेगा, तो शेल्फ आपके जल्दी खाली होंगे, पैसा जल्दी घूमेगा और थोक में खरीदने की ताकत आपकी बढ़ती जाएगी। आईवी के स्टडी के मुताबिक डीमार्ट का ज्यादातर सामान बाजार से 6 से 12% सस्ता बिकता था। और इसी केस स्टडी का एक और आंकड़ा आपको बताएं, साल 2016 के आसपास डीमार्ट हर स्क्वायर फीट से जितनी प्रॉपर्टीज उनके पास थी 25,844 रुपए कमाता था। तुलना करें फ्यूचर ग्रुप से तो 12,914 रुपए, यानी एक स्क्वायर फीट जमीन ऑन एन एवरेज, उसमें डीमार्ट दोगुना पैसा निकालता था फ्यूचर ग्रुप से। चौथी चीज जो डीमार्ट ने अलग करने की कोशिश की, पीपल मैनेजमेंट। 2004 में हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक सेल्समैन डीमार्ट को माल बेचने आता था जिसका नाम था नेविल नरोना। इन्होंने आईआईटी से भी पढ़ाई नहीं की थी, आईआईएम भी नहीं गए थे। दमानी ने लेकिन उनको कन्विंस किया कि आप कंपनी ज्वाइन करो, और यही नरोना आगे चलकर डीमार्ट के सीईओ बने और 5 स्टोर की कंपनी को वो सैकड़ों स्टोर तक के ले गए। नरोना ने इकोनॉमिक टाइम से कहा था कि हमें 10वीं फेल से भी प्रॉब्लम नहीं है, बस एटीट्यूड और कमिटमेंट सही होना चाहिए, हम ट्रेनिंग पर खूब पैसा खर्च करने को तैयार हैं। तो ये तो हुआ कि आप नई चीजें क्या कर रहे हैं दूसरों से अलग। दमानी ने फिर पर्सनल इंटरेस्ट लिया स्टोर्स में। इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्टर काला विजय राघवन को अपने नारीमन पॉइंट वाले ऑफिस से दिए एक रेयर इंटरव्यू में दमानी ने अपना रूटीन बताया था कि उन्होंने कहा, हफ्ते के ज़्यादातर दिन जो वर्क वीक होता है उसमें मैं इन्वेस्ट करता हूं, लेकिन जो मेरे वीकेंड्स हैं वो डीमार्ट के लिए हैं। स्टोर्स में घूमते, एम्प्लॉयज़ से बात करते, माल देखते। एक बार उनके मार्केट वाले किसी एक दोस्त ने शिकायत की कि डीमार्ट में शॉपिंग करते वक्त स्टाफ आगे पीछे मंडराता है, तो दमानी ने फिर स्टाफ को इंस्ट्रक्ट किया कि दोबारा ऐसा मत करो, ग्राहक को एक प्राइवेसी दो, वो अपने हिसाब से शेल्फ से चीज़ें उठाएगा। नतीजा इन सब चीज़ों का ये निकला कि कंपनी की कमाई 2006-07 के 260 करोड़ रुपए से बढ़कर 2012-13 में 3,334 करोड़ हो गई। लगातार 7 साल नेट प्रॉफिट आता रहा और पहले 15 सालों में एक भी स्टोर बंद करने की नौबत नहीं आई, एक भी। हर जगह जो स्टोर खुल रहा था वो सक्सेसफुल हो रहा था। पहले 15 सालों की बात है। उस इंडस्ट्री में ये हो रहा था जहां बियानी से लेकर अंबानी तक सब स्टोर खोल रहे थे और उनके स्टोर रातों रात बंद भी होते थे, जो नहीं चल पा रहा था। तो डीमार्ट की जब ये आयरन क्लैड सक्सेस लोगों को दिखने लगी तो हर किसी को चाहत थी कि इस कंपनी में पैसा लगाएं। मार्च 2014 में इकोनॉमिक टाइम्स में सागर मालवीय और काला विजय राघवन के आर्टिकल में एक किस्सा दर्ज है। राकेश झुनझुनवाला के दोस्त रमेश दमानी ने बताया था कि जब झुनझुनवाला दमानी से मिलते तो एक सवाल उनका फिक्स था कि आप अपनी कंपनी कब लिस्ट करेंगे। 10% खरीदना चाहते थे राकेश झुनझुनवाला इस कंपनी में, लेकिन राधाकिशन दमानी हल्का सा बस मुस्कुराते और जवाब नहीं देते, वो चुप रहते। और फिर 2017 आता है और ये जो साइलेंस है वो टूटती है। जिस दिन डीमार्ट के शेयर बाजार में आए, आईपीओ आया, उस दिन दलाल स्ट्रीट पर जो हुआ है वैसा इंडियन रिटेल की हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ है। उस दिन 600 ऐसे लोग करोड़पति बन गए जिनका नाम आपने कभी नहीं सुना होगा। मार्च 2017 की बात है। डीमार्ट की पेरेंट कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट्स का आईपीओ आता है। आईपीओ मतलब वो पहला मौका जब आम लोग किसी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। तो कंपनी को जितने पैसे चाहिए थे, इन्वेस्टर्स ने उससे करीब 105 गुना ज्यादा पैसा लगाया और 21 मार्च को जब शेयर लिस्ट हुआ तो इशू प्राइस से 102% ऊपर हुआ, यानी पहले ही दिन पैसा डबल हुआ। उस दिन कंपनी की वैल्यू करीब 39,400 करोड़ रुपए लगी। 3 हफ्तों के अंदर एवेन्यू सुपरमार्ट्स दुनिया का सबसे महंगा रिटेल स्टॉक बन गया था। और इस दिन की सबसे दिलचस्प बात शेयर का भाव नहीं था। 5 अप्रैल 2017 को रीडिफ पर छपी जयदीप घोष की रिपोर्ट के मुताबिक दमानी ने लिस्टिंग से पहले करीब 70 लाख शेयर्स, जो 425 करोड़ रुपए के आसपास के थे, अपने 600 रिश्तेदारों और दोस्तों को गिफ्ट किए थे।
कंपनी के 1500 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ के पास करीब 250 करोड़ रुपए के शेयर थे और सीईओ नेविल नोरोना, वो जो एचयूएल के सेल्समैन थे, करीब 900 करोड़ रुपए के मालिक वो बन गए थे। रिलायंस म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर सुनील सिंघानिया ने उस दिन ट्वीट किया था कि काम इतनी खामोशी से करना चाहिए कि कामयाबी शोर मचा दे, और शोर मचता ही रहा, शेयर चढ़ता रहा। 2020 आते आते एक दिन ऐसा भी आया जब फोर्ब्स की गिनती में राधाकिशन दमानी कुछ वक्त के लिए मुकेश अंबानी के बाद भारत के दूसरे सबसे अमीर आदमी बने। वो लड़का जो एक कमरे के घर में बड़ा हुआ था, अब मालाबार हिल के उस बंगले में रहता है जिसकी कीमत करीब 1000 करोड़ बताई जाती है। फोर्ब्स की 2024 की इंडिया रिच लिस्ट आप देखेंगे तो दमानी परिवार आपको 6वें नंबर पर नजर आएगा, करीब 31.5 अरब डॉलर, यानी उस वक्त के हिसाब से लगभग 2,60,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ। अब कहानी यहां खत्म हो सकती है, एक परफेक्ट एंडिंग है, लेकिन जो रियलिटी है, असल जिंदगी है, वहां मार्केट कभी बंद नहीं होता है। 2020 के बाद हिंदुस्तान में खरीदारी का एक नया तरीका पैदा हुआ, क्विक कॉमर्स, ब्लिंकिट, जेप्टो, इंस्टामार्ट। फोन पर आप ऑर्डर करो, 10 मिनट में सामान दरवाजे पर आ जाएगा, छूट भी मिल जाती है कई बार। तो जो ग्राहक पहले महीने का राशन लेने डीमार्ट चले जाते थे डिस्काउंट के लिए, अब ये सोफे से उठे बिना ऑर्डर कर रहे हैं। और ये सिर्फ आलस की ही बात नहीं है, जो कंपनीज थी वो घाटा उठाकर तगड़ा डिस्काउंट दे रही थी, यानी जो डीमार्ट का सबसे बड़ा हथियार था, उनकी एज, सस्ता दाम, वो भोथरा पड़ने लगा लोगों के लिए। आंकड़े आपको बता दें, और ये चीज नंबर्स में भी दिखती। द मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट के बिजनेस जर्नलिस्ट उज्जवल नानावटी मई 2026 की अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि पिछले 12 तिमाहियों में जो 12 क्वार्टर्स गए हैं, उसमें सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ जब डीमार्ट का मुनाफा उसकी कमाई से तेज बढ़ा हो। आसान भाषा में आपको बताएं तो कंपनी की बिक्री तो बढ़ रही है, लेकिन ग्राहकों को रोकने की जो कीमत है उसको अपने मार्जिन से देनी पड़ रही है। कम से कम फिगर्स कुछ इसी तरह के हैं। और इसी लड़ाई के बीच जनवरी 2026 में एक और बड़ी खबर आती है। नेविल नोरोना, जो 22 साल से कंपनी में थे, जिन्होंने 5 स्टोर की कंपनी को यहाँ तक पहुँचाया था, उन्होंने कुर्सी छोड़ दी और उनकी जगह आए अंशुल असावा। यूनिलीवर में 30 साल काम कर चुके हैं, आईआईटी रुड़की से पास आउट हैं, आईएम लखनऊ से भी। 1 फरवरी 2026 से वो डीमार्ट के नए सीईओ हैं। मतलब जिस कंपनी की पहचान ही ये थी कि उसे डिग्री से फर्क नहीं पड़ता, एटीट्यूड से पड़ता है, उसने अपने सबसे मुश्किल दौर में कमान किसको दी? आईटी आईएम वाले एक कॉर्पोरेट दिग्गज को। खैर, तो नई लड़ाई में डीमार्ट क्या कर रहा है? वही जो दमानी हमेशा से करते हैं, लेकिन इस बार दोगुनी रफ्तार से कर रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2026 में कंपनी ने रिकॉर्ड स्टोर्स खोले। अकेले आखिरी क्वार्टर में 58 स्टोर, 58। कुल गिनती अब इनकी 500 हो गई है। उत्तर प्रदेश, गोवा, ओडिशा, उत्तराखंड और हरियाणा जैसे नए मार्केट्स उन्होंने जोड़े। अभी तक की डीमार्ट वहाँ पे नहीं था, उन्होंने स्टोर्स खोल दिए हैं और इसके कुछ रिजल्ट्स भी दिख रहे हैं। आखिरी क्वार्टर में कमाई 19% इनकी बढ़ी है, जो 12 क्वार्टर्स में लगभग सबसे तेज रफ्तार आप उसको मान सकते हैं। ये जो हम जितने भी आंकड़े आपको बता रहे हैं, ये अभी के हिसाब से हैं। जुलाई 2026 के आखिरी हफ्ते में ये एपिसोड रिकॉर्ड हो रहा है, तो कुछ चीज़ें बदलती हैं वक्त के साथ में, इसलिए हमने आपको बता दिया। हम आपको बता रहे थे कि डीमार्ट के लिए क्या चीज़ें वर्क कर रही हैं, क्या नहीं कर रही, क्या नया करने की वो कोशिश कर रहे हैं। अभी एक ग्राहक का जो औसत बिलिंग है, एक व्यक्ति जो डीमार्ट जाता है वो चेकआउट में कम से कम 1683 रुपये वहाँ खर्च करके निकल रहा है, जो कंपनी की हिस्ट्री में सबसे बड़ा नंबर है। पुराने स्टोर्स की ग्रोथ 7 क्वार्टर्स के बाद पहली बार डबल डिजिट में आई है। तो ये सारी चीज़ें डीमार्ट के लिए कुछ चीज़ें बदल रही हैं। अगर इतना ही आपको बताएं तो ये कमबैक की कहानी लगेगी, लेकिन नानावटी की रिपोर्ट जो मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट में छपी है, एक और बात आपको बताती है कि जो स्पीड है एक्सपांशन की, नए मार्केट्स में जाने की, नए मार्केट्स को टैप करने की, उस स्पीड की भी अपनी कीमत होती है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में डीमार्ट का फ्री कैश फ्लो माइनस में था, -646 करोड़। यानी कंपनी ने जितना कमाया नए स्टोर्स को खोलने में और नई चीज़ें करने में, उससे ज़्यादा खर्च किया। 2 सालों का अगर आप जोड़ लगा दें तो -1606 करोड़ रुपए बैठता है। और इसका नतीजा ये है कि जिस कंपनी के खाते में पिछले साल 360 करोड़ रुपए का नेट कैश पड़ा था, उस पर अब 660 करोड़ का नेट कर्ज है। वो कंपनी जिसकी पूरी कहानी ही इस बात पर थी कि ये उधार नहीं लेती है, ज़मीन खरीद के स्टोर खोलती है, वो कंपनी जिसे सुभिक्षा के मुकाबले एक मिसाल बनाकर पेश किया जाता था कि सुभिक्षा अगर एक एग्जाम्पल है कि कैसे बिजनेस नहीं करना चाहिए, तो डीमार्ट एक एग्जाम्पल है कि कैसे बिजनेस करना चाहिए।
उसने स्टोर खोलने की रफ्तार बनाए रखने के लिए शॉर्ट टर्म लोन्स भी लिए हैं और उन लोन्स का ब्याज मुनाफा खा भी रहा है। इसलिए पूरे साल में कमाई 15.9% बढ़ी है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है वो सिर्फ 10% बढ़ा है, 10.1%। यही नहीं, नानावटी लिखते हैं कि कंपनी अपने सबसे पवित्र उसूल, जो उनका कार्डिनल प्रिंसिपल था, उससे भी कॉम्प्रोमाइज कर चुकी है। जमीन खरीदने की जगह अब कई स्टोर्स लीज पर खुल रहे हैं और जो लीज की देनदारियां हैं वो ऑब्वियसली बैलेंस शीट को अफेक्ट करती हैं। अब जो सामने कंपटीशन है वो भी हल्का नहीं है। रिलायंस रिटेल अपने आईपीओ से पहले प्राइस वॉर के मूड में है। टाटा, उनकी ट्रेंड अपनी स्टार चेन में नई पूंजी झोंकने वाली है। और क्विक कॉमर्स कंपनियां अभी तो घाटे की परवाह नहीं कर रही हैं, तड़ातड़ अपना बिजनेस कर रही हैं एक्सपांड। और इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी आयरनी क्या है? राधा किशन दमानी ने अपनी जिंदगी की हर बड़ी जीत एक ही उसूल से हासिल की कि जो चीज अपनी असली कीमत से महंगी बिक रही है उसे मत खरीदो, उससे दूर रहो। 1992 में हर्षद मेहता के शेयर इसी उसूल पर उन्होंने शॉर्ट किए थे। 2001 में केतन पारेख के शेयर इसी उसूल पर उन्होंने शॉर्ट किए थे। दोनों बार सक्सेसफुल रहे। जमीन उन्होंने इसी उसूल पर सस्ती खरीदी थी, सामान इसी उसूल पर सस्ता बेचा था, और आज उसी आदमी की कंपनी का शेयर अपनी सालाना कमाई के करीब 100 गुने पर ट्रेड करता है दुनिया के सबसे महंगे रिटेल स्टॉक्स के बीच। यानी लाखों निवेशकों ने डीमार्ट पर वही दांव लगाया है जिसके खिलाफ दांव लगाकर खुद दमानी ने अपनी दौलत कभी बनाई थी। 1992 में एक आदमी बर्बादी से सिर्फ 7 दिन दूर था, लेकिन अड़ा रहा क्योंकि उसको यकीन था कि गलत दाम हमेशा गिरता है, और वो सही साबित हुआ। 34 साल बाद उसकी अपनी कंपनी के सामने वही सवाल खड़ा है। 10 मिनट की क्विक कॉमर्स वाली दुनिया में धीमा और सस्ता होना क्या आज भी सही दाव है? दमानी की पूरी जिंदगी कहती है कि मार्केट देर से ही सही दाम को पहचानता है, वो करेक्ट होता है, लेकिन मार्केट का सबसे पुराना सबक आज भी उन्हीं की कहानी में छिपा है। सही होना भर काफी नहीं है, सही वक्त पर सही होना पड़ता है। इसी नोट पर हम राधा किशन दमानी और डीमार्ट की कहानी को यहाँ कंक्लूड करते हैं। ये बढ़िया एपिसोड कमल ने लिखा था और तौफीक ने इसे रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।